तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। ये क्लास दोस्तों आपकी एमएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास है। एमएड थर्ड सेम लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। थर्ड सेमेस्टर का ये पहला पेपर है आपका और सबके लिए कंपलसरी है। यदि आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमएड कर रहे हैं तो ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर होगा, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इस पेपर का यहाँ पे हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 में इसकी पहली क्लास हो चुकी है, जहाँ पर हम आपको पढ़ा चुके हैं सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या नेचर होता है, क्या स्कोप होता है और क्या फंक्शंस होता है। ये हमने आपको अच्छे तरीके से पहले लेक्चर में समझा दिया है। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी आगे चल के हम लोग नेट जेआरएफ एजुकेशन से तैयारी कराने वाले हैं इस चैनल पे, तो सारी सूचनाएं आपको टेलीग्राम पे ही दी जाएंगी कि एग्ज़ाम कब होता है, कैसे होता है, क्या सिलेबस होता है। और जैसे हम आपको एमएड एंट्रेंस और एमएड 2 इयर्स का क्लास आसान भाषा में समझा देते हैं, उसी तरीके से हम नेट जेआरएफ एजुकेशन का भी सिलेबस आपको आसान भाषा में पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, तो व्हाट्सएप चैनल को आप सब ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि यहाँ पर हमारे फॉलोअर बहुत ही कम हैं। चलिए क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। हमने आपको कल समझाया था सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्र के बारे में। पहले हमने आपको समाज शास्त्र के बारे में बताया था कि समाज व उसमें घटित घटनाओं से संबंधित जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको समाज शास्त्र हम कहते हैं। इसके जनक आगस्ट काम्टे को बोला जाता है। शिक्षा का समाजशास्त्र हमने समझा दिया था कि शिक्षा का समाजशास्त्र हम किसे कहते हैं, जहाँ पे शिक्षा के द्वारा हम लोगों को सामाजिक बनाने का कार्य करते हैं। जो बच्चे हैं, बच्चे से लेकर नागरिक बनने का जो सफ़र होता है, एक बेहतर नागरिक बनने का जो सफ़र होता है, ये शिक्षा के समाजशास्त्र के द्वारा ही तय होता है। शिक्षा के द्वारा बच्चे को हम बेहतर नागरिक बनना सिखाते हैं, उसे सामाजिक प्राणी बनाना सिखाते हैं। इसी को हम शिक्षा का समाजशास्त्र कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे वो है हमारा सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में मेथड ऑफ स्टडी क्या है, यानी कि शिक्षा के समाजशास्त्र को पढ़ने के तरीके क्या हैं। शिक्षा का समाजशास्त्र क्या है, बेसिकली ये शिक्षा के ऐसे सिद्धांत प्रोवाइड करता है, शिक्षा के ऐसे प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है जिससे कि हम लर्नर को क्या सामाजिक प्राणी बनाते हैं, लर्नर को सामाजिक तौर तरीके सिखाते हैं, सामाजिक जो समाज में उसको योग्य बनने के लिए, समाज में अपना स्थान बनाने के लिए जो कौशल होते हैं वो सिखाते हैं। तो ऐसा पाठ्यक्रम हम कहाँ से लाएं, ऐसा शिक्षण रणनीति, शिक्षण विधि, कक्षा कक्ष प्रबंधन की नीतियाँ कहाँ से लाएं जो कि पूरी तरीके से सामाजिक हो, उसको विद्यालय में लागू करके बच्चे को भी सामाजिक बनाया जा सके। तो शिक्षा का समाजशास्त्र में एक ऐसे उपागम का हम खोज कैसे करें जो पूरी तरीके से सामाजिक उपागम हो, जिसको कि विद्यालय में अप्लाई करने पर बच्चा भी सामाजिक बन सके, ये चीज़ है। तो ऐसे उपागम का जब हम खोज करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम मेथड ऑफ स्टडी बोलते हैं सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। तो हमने आपको प्रकृति भी पढ़ा दिया था और इसके स्कोप, इसके कार्य कल आपको सारे पढ़ा दिए थे। अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में मेथड ऑफ स्टडी क्या है। तो देखिए, जो शिक्षा का समाजशास्त्र होता है या जो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन होता है, वो शिक्षा के ऐसे सिद्धांत प्रोवाइड करता है जिससे लर्नर को क्या किया जाता है, सामाजिक प्राणी बनाने का कार्य किया जाता है। जो एक बच्चा है उसको बेहतर नागरिक बनने तक का शिक्षा प्रदान किया जाता है। और जो एक बच्चा है उसको हम कैसे बेहतर नागरिक बना सकते हैं, बेहतर सामाजिक प्राणी बना सकते हैं, इसके लिए हमें एक उपागम की ज़रूरत होती है। भाई शिक्षा हम बच्चों को कैसे देते हैं, विद्यालय के द्वारा देते हैं। विद्यालय चलता कैसे है, किसी उपागम के द्वारा चलता है, कोई दर्शन के द्वारा चलता है, कोई फिलॉसफी के द्वारा चलता है।
तो वो फिलॉसफी की खोज हम कैसे करें जो फिलॉसफी पूरी तरीके से सामाजिक हो, जिसको कि विद्यालय में अप्लाई करने के बाद जो वहाँ से लर्नर प्रोड्यूस होंगे या जो लर्नर वहाँ से पढ़ के बाहर निकलेंगे वो भी पूरी तरीके से सामाजिक प्राणी हों। तो आइए इसको हम थोड़ा आराम से समझते हैं। देखिए, कोई भी शैक्षिक व्यवस्था है उसको हम संपन्न कैसे करते हैं। भारत में किसी भी शैक्षिक व्यवस्था को संपन्न करने के लिए विद्यालयों की स्थापना की गई है। विद्यालय के अंदर ही बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाता है, जिससे कि शैक्षिक व्यवस्था संपन्न हो पाती है, सारे बच्चों को शिक्षा मिल पाती है। अब विद्यालय कैसे चलता है, विद्यालय को चलाने के लिए हमें करिकुलम की ज़रूरत होती है, पाठ्यचर्या की ज़रूरत होती है। पाठ्यचर्या के अंदर शिक्षण विधियाँ आती हैं, पाठ्य सहकामी क्रियाएँ आती हैं न, और विद्यालय को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, नीतियाँ और नियम की ज़रूरत होती है। विद्यालय का कोई अपना दर्शन होता है कि विद्यालय किस दर्शन पे, किस विचारधारा पे चलता है। आप देखेंगे कुछ विद्यालय सेकुलरिज्म के बहुत ही समर्थक होते हैं, तो कुछ विद्यालय सेकुलरिज्म को थोड़ा सा नॉर्मल सपोर्ट करते हैं। तो अपना अपना विद्यालय का एक दर्शन होता है, उसका एक विचारधारा होता है, आइडियोलॉजी होती है, उस पर विद्यालय चलता है। विद्यालय के अंदर प्रशासन के तरीके भी होते हैं अपने अपने। हर विद्यालय में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यशैली होती है, उसका एक अलग तरीका होता है अलग अलग विद्यालयों में। कहीं पे फ्लेक्सिबल होता है, कहीं पे रिजिड होता है। हर विद्यालय में परीक्षा प्रणाली के भी अलग सिस्टम होते हैं। कोई में परीक्षा प्रणाली थोड़ा एकदम सख्त होता है, किसी में थोड़ा लचीलापन होता है, तो हर जगह का परीक्षा प्रणाली भी अलग होता है। तो ये विद्यालय को चलाने के लिए जो हमें करिकुलम की आवश्यकता है, अच्छे शिक्षण विधियों की आवश्यकता है, पाठ्य सहगामी क्रिया, नीतियाँ, नियम, दर्शन, प्रशासन के तरीके, परीक्षा प्रणाली, ये सब कैसे होने चाहिए, सामाजिक होने चाहिए। करिकुलम भी सामाजिक होना चाहिए। शिक्षण विधियां भी हम समाज शास्त्र के जो शिक्षण विधियां हैं उसको विद्यालय में अप्लाई करें, ग्रुप एक्टिविटी कराएं और टीम लर्निंग कराने का कोशिश करें, कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इन सबको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं में क्या करना होगा, खेलकूद में भाग लिवाना होगा, संगीत सिखाना होगा, विभिन्न तरीके के जो 2 अक्टूबर हो गए, 15 अगस्त हो गया, दीपावली हो गया, होली हो गया, इस पे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाने होंगे, जिससे कि समाज के संस्कृति बच्चे सीख सकें। और जो छोटे छोटे कौशल हैं जैसे कि पर्यावरण का समस्या हम उनको दिखाएंगे, समाधान करना सिखाएंगे। और भी जैसे स्काउट गाइड के संबंध में जो हम लोग टीले वगैरह गाड़ के रहते हैं, खाना बनाना सीखते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। तो सारा चीज़ क्या होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, यानी समाज शास्त्र के सिद्धांतों पे करिकुलम आधारित होना चाहिए। समाज की क्या मांग है, ज़रूरत है, उसके हिसाब से करिकुलम होना चाहिए। शिक्षण विधियाँ, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, नीतियाँ, नियम, दर्शन, प्रशासन के तरीके, परीक्षा प्रणाली, सारा कैसा होना चाहिए, समाज शास्त्र के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। अब देखिए, ये विद्यालय के जितने हमने तत्व बताए कि विद्यालय को चलाने के लिए ये जितने तत्व चाहिए, ये तत्व सारे ऐसे होने चाहिए। पाठ्यचर्या आपका ऐसा होना चाहिए, नीतियाँ, नियम, दर्शन, प्रशासन के तरीके, परीक्षा प्रणाली, शिक्षण विधियाँ, पाठ्य सहगामी क्रियाएं ऐसे होने चाहिए जिससे लर्नर क्या हो, सामाजिक प्राणी बने। समाज में जीवन यापन करने हेतु उसमें कौशल दक्ष हो, यानी कि बच्चा 6 से 12 तक यदि पढ़ ले तो उसके पास कोई ना कोई कौशल हो जाए जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का उसको नॉलेज हो, या फिर कोई टेक्नीशियन नॉलेज हो, कंप्यूटर चलाना उसको आता हो तो अपना कंप्यूटर का शॉप खोल सकता है। कोई लघु उद्योग से संबंधित उसको जानकारी हो, कच्चा माल बना के कुछ प्रोडक्ट बना सके, ऐसा उसको कुछ ना कुछ स्किल होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, ये सारा चीज़ ऐसा होना चाहिए कि समाज की बेहतरी हेतु वो प्रयासरत रहे। जो बच्चा है उसको ऐसा हमें पढ़ा देना है कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहे, तभी समाज का स्वरूप बेहतर होगा। तो शिक्षा का जो समाज शास्त्र है, इसके अंदर हम एक ऐसे उपागम, ऐसे अप्रोच का खोज करते हैं जो अप्रोच पूरे तरीके से सामाजिक हो, और उस अप्रोच के द्वारा विद्यालय के करिकुलम, उसके प्रशासन के तरीके, उसके परीक्षा प्रणाली, उसकी नीतियाँ, उसके नियम, उसका दर्शन, सारा उसी अप्रोच पे आधारित हो और अप्रोच हमारा सामाजिक हो। तो ऐसे अप्रोच की हम खोज कैसे करें, ऐसा जो अप्रोच है उसका अध्ययन कैसे करें, ऐसा अप्रोच
की धारणा को कैसे हम विकसित करें, इसके लिए जहाँ जहाँ हम अध्ययन करते हैं उसी अध्ययन को मेथड ऑफ स्टडी कहा जाता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। ये चीज़ हमको अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा अप्रोच या उपागम है जिसका क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन विद्यालय के अंदर कर विद्यालय में सामाजिक वातावरण का निर्माण करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, ऐसे अप्रोच का खोज कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे, और अध्ययन करने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन विद्यालय में करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन विद्यालय में करने के बाद वहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगे ताकि बच्चा क्या हो, सोशल बने। वह लर्नर को समाज के प्रति प्रतिबद्ध यानी कमिटेड करने का काम करेंगे, उसको समाज में जीवन यापन कर सके इस योग्य हम बनाएंगे। तो ऐसे उपागम का अध्ययन करने के जो तरीके हैं उसी को हम मेथड ऑफ स्टडी कहते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। तो देखिए, अगर हम ऐसे उपागम की खोज करना चाहते हैं जो पूरी तरीके से सामाजिक हो और उस उपागम को हमें विद्यालय में इम्प्लीमेंटेशन करना है, यानी विद्यालय के लिए हमें एक उपागम की ज़रूरत है। ठीक, तो और कैसे उपागम की, वो सामाजिक उपागम हो, यानी समाज के नियमों पे आधारित हो, समाज के बेहतरी पे आधारित हो, उससे समाज का बेहतर हो सके। तो सबसे पहला चीज़ हम अध्ययन करने का हमारा तरीका क्या होगा, समाज की मांग या ज़रूरत को हम जानेंगे कि भाई समाज की मांग या ज़रूरत क्या है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं वैदिक शिक्षा जो आपकी थी, वैदिक काल में जो शिक्षा दिया जाता था उसमें क्या होता था कि धर्म का बहुत बोलबाला था, तो धार्मिक शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रचंड मात्रा में थी। वेदों का मंत्र सिखाया जाता था, कंठस्थ कराया जाता था। उसके बाद क्या कहते हैं, लौकिक शिक्षा दी जाती थी, यानी कि भौतिक चीज़ों का नॉलेज दिया जाता था। लेकिन आज समाज की मांग क्या है, आज स्पिरिचुअल हमारा सेकेंडरी है, टेक्निकल हमारा प्राइमरी है। यानी हमें भारत को क्या करना है, आधुनिक भारत बनाना है, और आधुनिक भारत बनाने के लिए हमें कुशल वर्कर चाहिए, कुशल जो कामगार हैं, कुशल कामगार की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, अपने पाठ्यक्रम में व्यवसाय परक पाठ्यक्रम को बनाएंगे कि अगर जो बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है तो उसको पढ़ाई करने के बाद वो कोई ना कोई अपना व्यवसाय कर सके, कहीं ना कहीं वो रोजगार प्राप्त कर सके, जीवन यापन कर सके। तो हम अपने शिक्षा को व्यवसाय परक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समाज की मांग और ज़रूरत का अध्ययन करेंगे कि भैया समाज की मांग और ज़रूरत क्या है अलग अलग सेक्टर में, क्योंकि देखिए भारत एक व्यक्ति से नहीं चलता है। तो भारत क्या है, अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर अलग अलग कौशल है, उनसे भारत चलता है, सबका योगदान है भारत को चलाने में। तो हम आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे कि भारत की क्या मांग है। तो आर्थिक क्षेत्र में आप क्या मांग है, आप देख सकते हैं स्किल्ड वर्कर की सबसे पहले हमें आवश्यकता है। तो स्किल्ड वर्कर हर क्षेत्र में चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए जो रियल में नॉलेज हो, और हमें शिक्षा के अंतर्गत ट्रेंड टीचर चाहिए, प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए। और अगर आप देख लें राजनीति के क्षेत्र में हमें क्वालिटी वाले लीडर चाहिए जो पूरे तरीके से राष्ट्र समाज के लिए प्रतिबद्ध हों, उन्हें अपना देश का इतिहास पता हो और उन्हें संविधान की जानकारी हो, संविधान के प्रति उनके अंदर आस्था हो। धर्म के क्षेत्र में हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो धार्मिक सहिष्णुता जो या धार्मिक कह लीजिए कि जो कट्टरता है उससे बचाएं, और जो सर्वधर्म समभाव की भावना है उसको विकसित करें। सुरक्षा डिफेंस के क्षेत्र में हमें ऐसे सैनिक चाहिए जो पूरी तरीके से क्या कहते हैं फिट हों, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी गई हो, वे लड़ने के लिए कैपेबल हों। ये जो आप अग्निवीर सुनते होंगे, अग्निवीर टाइप का कोई योजना न हो। आलोचना नहीं करना चाहिए सरकार के किसी पॉलिसी का, लेकिन जब भारत पूरे लेवल में अगर इस चीज़ का विरोध हो रहा है तो मैं कौन होता हूँ सही कहने वाला। ठीक, तो ये चीज़ है, समाज की मांग या ज़रूरत को हम जानेंगे हर क्षेत्र में। ठीक, जितने भी छोटे छोटे सेक्टर हैं भारत को चलाते हैं, जो जो सेक्टर मिलके, तो उन सेक्टर में हमें किस चीज़ की आवश्यकता है उसको हम पता करेंगे, और उसके आधार पे करिकुलम निर्माण करने का सबसे पहला हमारा काम होगा। क्योंकि वैसा करिकुलम निर्माण करेंगे तो उसी करिकुलम को हम पढ़ाएंगे, और उस करिकुलम को हम पढ़ाएंगे तो वैसा ही हमें आउटपुट भी मिलेगा। कुशल कामगार निकलेंगे हर क्षेत्र के, और हर क्षेत्र में वो जाकर अपना रोल प्ले करेंगे, जिससे भारत गतिशील होगा, एकदम अच्छे से रन करेगा। ठीक, ये चीज़ है। और लोग क्या होंगे, सामाजिक बनेंगे। अब दूसरी भारत की क्या मांग है, आप देखे होंगे कि यहाँ पे डाइवर्सिटी चलता है, एकवाद नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म ही चलेगा या मुस्लिम धर्म ही चलेगा
या फिर सिर्फ हिंदी भाषा चलेगा या इंग्लिश भाषा चलेगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखे होंगे बहुत सारी भाषा हैं, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, 22 भाषाएं हैं आप देखे होंगे। और धर्म भी हमारे बहुत सारे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, और सभी धर्म को यहाँ पे रहने का अधिकार है पूरा। तो हमारे यहाँ क्या है, विविधता की मांग है, अलग अलग संस्कृति भी है, नृत्य अलग अलग है हर प्रदेश का, आप देखे ही होंगे। तो यहाँ पे विविधता को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। विविधता किसको कहते हैं, अपने से भिन्न विचारधारा का सम्मान करना। यानी कि अगर हमसे कोई विभिन्न मत रखता है तो उसको हम क्या करेंगे कि विभिन्न मत रखने वाले को हम, तो क्या है इसमें विभिन्न विचारधारा का सम्मान करना। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, मैं मोदी जी की आइडियोलॉजी रखता हूँ, तो अगर राहुल गांधी से संबंधित कोई आइडियोलॉजी वाला व्यक्ति मेरे पास मिलता है तो मैं उससे बहसबाजी या लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। अगर उसकी बातें सही है तो उसकी बातों को एक्सेप्ट करने का कवरेज मेरे अंदर होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए, राष्ट्रीय एकता की भी मांग है। आज हम चाहते हैं कि क्या है कि हमारा भारत विविधता वाला देश है, अनेक भाषाएं हैं, अनेक संस्कृति है, अनेक धर्म है, तो यूनिटी की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपस में ही गृह युद्ध होगा, सिविल वार होगा अपने देश में, तो हमारा भारत क्या है, टूट जाएगा। छोटे छोटे राज्य में तानाशाही फैल जाएगी, सब अपना अपना खुद शासन चलाने लगेंगे। तो हमें एक ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना होगा जिसमें डाइवर्सिटी हो। हम हर धर्म को पढ़ाएंगे। वैश्विक जो हमारे अलग अलग कंट्रियां हैं, जो फॉरेन कंट्री है भारत के अलावा, उसके बारे में भी हम पढ़ाएंगे, उनकी संस्कृति के भी बारे में पढ़ाएंगे, अलग अलग भाषा के बारे में जो इतिहास है वो बच्चों को पढ़ाएंगे, और उसे पॉजिटिव वे में हम पाठ्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे, पाठचर्या में प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि बच्चे के अंदर डाइवर्सिटी के लिए सकारात्मक भावना आए, अपने से भिन्न विचारधारा का वो सम्मान कर सके, और राष्ट्रीय एकता की भावना भी उसमें हो, ताकि वो किसी इस्लाम धर्म के व्यक्ति से न लड़े, किसी ईसाई को गिराने के लिए न सोचे, या कोई ईसाई या इस्लाम धर्म का भी व्यक्ति हिंदू धर्म के व्यक्ति को गिराने के लिए या उसके प्रति कटुता की भावना न रखे। आज देखे होंगे कि स्पिरिचुअल क्या है, हमारा सेकेंडरी लेवल पे इसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या है, आधुनिकता को स्वीकार करने की ज़रूरत है, कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसे भी कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा एक्सेप्ट करना होगा इंडियन कल्चर के साथ साथ, क्योंकि जनरेशन के गैप को मिटाने के लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरत है उसको स्वीकार करना पड़ता है। पहले देखेंगे आप, छोटा सा मोबाइल रहता था और लोग चला के रह लेते थे, लेकिन आज 5G का ज़माना है। तो हमें पाठ्यचर्या ऐसा बनाना है कि जो अभी इंडिया में जो चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो उसको हमें अपडेट बच्चे को भी बनाना है। बच्चा भी सारा चीज़ से अपडेट रहे, सारा चीज़ उसको नॉलेज रहे, बच्चे से नागरिक तक का सफ़र हो। ऐसे पाठ्यचर्या का निर्माण करना है कि अगर एक छोटा सा बालक है, उसको हमने स्कूल के अंदर डाल दिया, तो वहाँ से वो बेस्ट सिटीजन बन के निकले। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ठीक। लोअर टू हायर सीरीज में समाज की प्रगति हेतु जितने आवश्यक तत्व हैं उनका अध्ययन करना, और कैसे अध्ययन करना, ये सारे चीज़ों का अध्ययन सर्वे के द्वारा किया जा सकता है कि समाज की क्या मांग है, क्या ज़रूरतें हैं। प्रश्नावली के द्वारा किया जा सकता है। साक्षात्कार लोगों का लेके समाज की मांग या ज़रूरतों का पता लगाया जा सकता है। ठीक। आप देखे होंगे जब भी कोई कमेटी बनती है, जैसे आपका शिक्षा आयोग हो गया या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग हो गया, तो इसमें राधा कृष्ण जी क्या किए थे कि 600-700 लोगों से प्रश्न भेजे थे, फिर उत्तर मंगवाए थे। तो इस प्रकार से यहाँ भी हम सर्वे के माध्यम से, प्रश्नावली या साक्षात्कार के माध्यम से समाज की जो मांग है, उसकी जो आवश्यकता है, उसको सबसे पहले पता करेंगे और उसके हिसाब से पाठचर्या बनाने का काम करेंगे। पहला चीज़ होगा, तो पहला अध्ययन का क्या तरीका होगा, सर्वे, प्रश्नावली या साक्षात्कार, और समाज की मांग और ज़रूरत को हम देखेंगे। उससे हमें शिक्षा के ऐसे सिद्धांत मिलेंगे, शिक्षा का एक ऐसा उपागम मिलेगा जो पूरी तरीके से सामाजिक होगा, क्योंकि हमने समाज की मांग और ज़रूरतों को ध्यान में रख के ही उस उपागम का निर्माण किया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, समाजशास्त्री द्वारा जो समाजशास्त्र के सिद्धांत दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले नंबर पे तो हमने क्या किया कि समाज की जो मांग है, ज़रूरत है, उसका पता लगा लिया। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, जो बहुत सारे समाजशास्त्री हुए हैं, सिलेबस का जो पहला लेक्चर इस पे अपलोड है। सिलेबस में सबसे पहले आपको पेपर का समझाता हूँ, उसके बाद क्लास लेना स्टार्ट करता हूँ। तो सिलेबस के पेपर में हमने आपको इमाइल दुर्खीम, टोल्स, पार्सन्स
और भी समाजशास्त्री जो हुए आपके कार्ल मार्क्स भी थे। तो इन सब के बारे में हमने आपको बताया था कि हमको पढ़ना है। तो हम लोग इनके बारे में क्यों पढ़ेंगे? ताकि हम लोग समाजशास्त्र के सिद्धांत को सीख पाएँ और उन समाजशास्त्र के सिद्धांत को शिक्षा में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन समाजशास्त्र के सिद्धांत को हम शिक्षा के लिए कैसे मॉडल बना सकते हैं, इस चीज़ का हमारे अंदर विकास हो जाए, इस चीज़ की हमारे अंदर योग्यता हो जाए। तो दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, जो विभिन्न सोशोलॉजिस्ट हुए हैं, समाजशास्त्री हुए हैं, उन्होंने जो जो समाजशास्त्र के सिद्धांत दिए हैं, जो जो प्रिंसिपल दिए हैं सोशोलॉजी के, उसका अध्ययन करेंगे और उसमें वांछनीय चीज़ें जो भी होंगी, जो आवश्यक चीज़ें होंगी, जिससे लग रहा होगा कि इन सिद्धांतों को शिक्षा में इम्प्लीमेंट करके शिक्षा को सामाजिक बनाया जा सकता है, तो उन सिद्धांतों का हम अपने उपागम में उपयोग करेंगे सामाजिक उपागम बनाने के लिए। समाजशास्त्र की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आपको समाजशास्त्री द्वारा जो समाजशास्त्र के सिद्धांत दिए गए हैं उनको पढ़ना है, समाजशास्त्र की पुस्तकों का अध्ययन करना है। तो ये अध्ययन आप अपने मेथड से कर सकते हैं, जिस भी विधि से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, व्याख्यान विधि या जो भी विधि, तो आपको पूरा रीड करना है, समझना है, उसको गहन अध्ययन उसका करना है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, सामाजिक उपागम बनाने के लिए आपको सामाजिक समस्याओं पर आधारित बहुत सारी शोध होते रहते हैं। सामाजिक समस्याएं क्या हैं? जैसे बेरोजगारी, गरीबी, पर्यावरण असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण और आपका जातिवाद, संप्रदायवाद, ये जितने भी नारी सशक्तिकरण, ये सारी जो समस्याएं पे जितने भी रिसर्च हुए हैं, उन रिसर्च पेपर को आप पढ़ सकते हैं और उसमें से जो भी निष्कर्ष है रिसर्च पेपर के, उसको आप अपने सामाजिक उपागम में इंक्लूड कर सकते हैं, अपना सामाजिक उपागम तैयार करने के लिए। तो ये आपको तीसरे नंबर पे शोध विधि को इस्तेमाल करना है। पहला हमने पढ़ा सर्वे, प्रश्नावली, साक्षात्कार, दूसरा गहन अध्ययन और तीसरा आपका शोध विधि हो जाएगा, रिसर्च पेपर आपको पढ़ना है। चौथा क्या है, ई कल्चरेशन और ए कल्चरेशन का अध्ययन आपको करना है। किस विधि से? केस स्टडी मेथड से। ई कल्चरेशन क्या होता है? अपने यहाँ की संस्कृति को हमें बच्चों को सिखाना है ताकि वो सामाजिक बन सके। भाई, समाज की संस्कृति को हम बच्चों को सिखाएंगे तभी तो वो उनका समाजीकरण सही से होगा। तो ई कल्चरेशन के अंदर हम अपने देश की संस्कृति को बच्चे को सिखाते हैं। जैसे कि हमारे भारत में टोटल 28 ऐसे राज्य हैं और जो 8 हैं वो यूनियन टेरिटरीज हैं। टोटल मिला के 36 हैं। तो 36 जो स्टेट हैं, इनकी जो भी संस्कृति है वो बच्चों को हम सिखाएंगे। तो इसको सिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले अध्ययन करेंगे। अध्ययन कैसे करेंगे? केस स्टडी मेथड से करेंगे। अध्ययन करने के बाद जो चीज़ भी हमें लग रहा होगा कि अभी इस चीज़ की मांग है, ये चीज़ बच्चों को सिखाना है, तो उसको हम करिकुलम में क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो हमारा करिकुलम क्या होगा, सामाजिक बन जाएगा। और जब उसको पढ़ाएंगे तो बच्चा भी सामाजिक बनेगा, अपने प्रदेश की संस्कृति को सीखेगा और उस प्रदेश में वो आसानी से अनुकूल हो पाएगा। दूसरा क्या होता है, ए कल्चरेशन होता है। भैया, अपने ही देश की खाली चीज़ें सिखा देंगे तो काम थोड़ी चलेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ाना है। बच्चा क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरेक्शन करेगा कभी ना कभी। अब देख लीजिए, हमारे खान सर जो हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनको इनविटेशन आता है बहुत सारे स्पीच देने के लिए। तो ऐसे कई फॉरेन कंट्री हैं जहाँ की लैंग्वेज अलग है, संस्कृति अलग है, तो वहाँ पे जाके वो बोल सकें, उसके बारे में कुछ समझा सकें। तो क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टूडेंट इंटरेक्शन कर सके, इसलिए हमें दूसरे की संस्कृति को भी सिखाना है, या दूसरे देश के प्रति उसके अंदर गलत भावना ना आए। वैश्विक जो संतुलन है उसको बनाने के लिए हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना का निर्माण करना है। तो ऐसे में दूसरे देश की संस्कृति को भी हम बच्चे को सिखाएंगे। जैसे फ्रांस की क्या संस्कृति है, जापान की क्या है, अमेरिका की क्या है, इसको भी हम सिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ई कल्चरेशन और ए कल्चरेशन का अध्ययन करेंगे केस स्टडी मेथड से, और अपने देश की संस्कृति और दूसरे देश की संस्कृति और जानकारी को करिकुलम में इंक्लूड करेंगे, ताकि स्टूडेंट के अंदर अपने देश की संस्कृति के लिए भी पर्याप्त भावना और कौशल विकसित हो पाए और दूसरे देश के प्रति भी उसके अंदर जानकारी हो और प्रेम हो। ये चीज़ है। फिर अगला क्या है कि वर्तमान में बहुत सारे उपस्थित हमारे देश में समाजशास्त्री हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, उनका साक्षात्कार लिया जा सकता है कि बताइए ऐसे कौन कौन से समाजशास्त्र के सिद्धांत हैं जिससे कि शिक्षा में इम्प्लीमेंट करके शिक्षा को सामाजिक बनाया जा सकता है, शिक्षा के द्वारा सामाजिक प्राणियों का निर्माण किया जा सकता है।
फिर इसके बाद सबसे लास्ट चीज़ क्या है, ये एकदम अंतिम है, इसके बाद आपका लेक्चर समाप्त हो जाएगा। ज्वलंत सामाजिक मुद्दों, जो ज्वलंत सामाजिक मुद्दे हैं, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और समाजीकरण से संबंधित, बच्चों का सोशलाइजेशन करने से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं उस पे आधारित बहुत सारी फिल्में बनी हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं बता दूं, कबीर सिंह आप देख लीजिएगा, एक ज्वलंत मुद्दा पे बना हुआ फिल्म है। फिर इसके बाद आप एनिमल मूवी देख लीजिएगा, रणबीर कपूर का हाल ही में आया है। 12th फेल देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, सामाजिक मुद्दे पे बनी हुई फिल्म है। तो इन फिल्मों को देखकर आप समझ सकते हैं कबीर सिंह में क्या प्रॉब्लम होती है। एक युवा प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ जाता है और उसकी सोचने समझने की शक्ति सारी नष्ट हो जाती है और वो नशे की लत में एडिक्ट हो जाता है, जो कि एक गलत चीज़ है। और एनिमल में क्या होता है कि एनिमल प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है एकदम, वो कुछ भी अपने दिल को शांत करने के लिए किसी भी हद की जो बर्बरता होती है वहाँ तक वो गिर सकता है। तो ये समाज को गलत दिशा में हमारे ऐसे फिल्म ले जाते हैं। 12th फेल हमारा क्या है, 12th फेल एक ऐसा है कि कैसे गरीब होते हुए भी बालक बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकता है। वो देखते होंगे, पैखाना साफ करता है, लाइब्रेरी साफ करता है, आटा चक्की चलाता है और आईपीएस बनता है। तो इन सारे फिल्मों को देखकर जो वांछनीय निष्कर्ष हैं, जो बेटर चीज़ है इसमें से, उसको निकालकर अपने सामाजिक उपागम में इंक्लूड किया जा सकता है कि क्या इस मूवी में प्रॉब्लम था, जो हीरो था वो किस चीज़ के कारण समायोजन नहीं कर पा रहा था अपने जीवन से, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, उसका समाधान हम अपने सामाजिक उपागम में डालेंगे, अपने करिकुलम में डालेंगे, जिससे बच्चा क्या होगा, उसमें समायोजन की क्षमता बढ़ सकेगी। तो यही कुछ तरीके हैं जिससे कि एक सामाजिक उपागम का अध्ययन किया जा सकता है और उसको विद्यालय के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो शिक्षा के समाजशास्त्र के अध्ययन करने के यही तरीके हैं। पहला आपका है सर्वे, क्वेश्चनार, साक्षात्कार, और आपका शोध विधि और केस स्टडी, और इसके बाद आपका फिल्में देखकर उससे जो उसका अनुभव है उसको शामिल करना। तो अनुभव विधि से आप कह सकते हैं, या प्रयोग विधि, अनुभव विधि ही कहिए। तो ये चीज़ है, पहले आपको समाज की मांग और ज़रूरत को जानना है। दूसरा, आपको जो समाजशास्त्री हैं, समाज शास्त्र के सिद्धांत दिए हैं उनका अध्ययन करेंगे, समाजशास्त्र की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। सामाजिक समस्याओं पे जो रिसर्च हुए हैं, रिसर्च पेपर आप पढ़िए। ई कल्चरेशन और ए कल्चरेशन का अध्ययन करके जो चीज़ें ज़रूरी है वो करिकुलम में इंक्लूड कीजिए। और वर्तमान में जो समाजशास्त्री हैं उनसे भी राय लीजिए साक्षात्कार के द्वारा। और जितने भी ज्वलन सामाजिक मुद्दे हैं, समाजीकरण से संबंधित समस्याएं पे फिल्में बनी हैं, उन फिल्मों को देखिए और जो उसके वांछनीय निष्कर्ष है उसको करिकुलम में इंक्लूड कीजिए। तो ये सारे तरीके हैं जिससे कि एक सामाजिक उपागम का निर्माण कर कर उसको विद्यालय के अंदर इम्प्लीमेंट कर कर लर्नर को हम सामाजिक बना सकते हैं। तो शिक्षा का समाजशास्त्र क्या करता है, शिक्षा के सिद्धांत प्रोवाइड करता है और उन शिक्षा के सिद्धांतों की खोज हम इन्हीं विधियों के द्वारा कर सकते हैं। उपागम क्या होता है, उसमें कई सिद्धांत इंक्लूड होते हैं। उपागम एक कॉम्प्रिहेंसिव दृष्टिकोण है, कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें कि कई प्रिंसिपल शामिल होते हैं। तो उन प्रिंसिपल की खोज हम इन विधियों के द्वारा कर सकते हैं और उसको देन हम विद्यालय में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पे लेक्चर कुछ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट करके आप मुझसे बताइएगा और वो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसको कमेंट में रिप्लाई देकर समझा सकूँ या नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर सकूँ। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, इसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और लास्ट सबसे ज़रूरी चीज़ कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ इसे ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे फॉलोअर कम है। यदि आप एमएड फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में हमसे पढ़ाई किए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसको अगर आप बताते हैं तो मुझे खुशी होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे हम आपको बता देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशोलॉजी एंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। दो टर्म हैं, एक है एजुकेशनल सोशोलॉजी और दूसरा है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। दोनों में हम अंतर जानेंगे। एजुकेशनल सोशोलॉजी को शैक्षिक समाजशास्त्र बोलते हैं और सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन को शिक्षा का समाजशास्त्र बोलते हैं। तो शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र में हम अंतर जानेंगे। तब तक आपको सोशोलॉजी ऑफ ये
सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल सोशोलॉजी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा 3 लेक्चर के अंदर। फिर आगे के जो टॉपिक हैं वो थोड़ा सरल ही हैं और मतलब आसानी से इसको हम एक-एक वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।